चलिए बच्चों, आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ मांग की लोच का दूसरा क्लास। और मांग की लोच की दूसरा क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मांग की लोच की विधियाँ। मांग की लोच कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है प्रतिशत या अनुपातिक विधि, जिसको हम लोग परसेंटेज मेथड कहते हैं। दूसरा है ज्यामिति विधि या बिंदु विधि, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिक या पॉइंट मेथड कहेंगे। उसके बाद है कुल व्यय विधि, जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है। तो बारी बारी से हम लोग तीनों को देखेंगे। अभी इस वीडियो में ही मांग की लोच खत्म हो जा रहा है, तो आप लोग जरूर इसको ध्यान से सुनिए। बोल रहा है कि प्रतिशत विधि, बोल रहा है इस विधि का प्रतिपादक जो है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने किया है, लेकिन पीजीटी वाले बुक में दिया हुआ था प्रोफेसर फ्लक्स। लेकिन आपको अपना बुक के हिसाब से चलना है। डॉक्टर मार्शल ने जो है इसका प्रतिपादन किया है, किस विधि का? तो प्रतिशत विधि का। चलिए, ये क्या कहता है, इसका डिफिनेशन क्या कहता है कि मांग की लोच का अनुमान लगाने के लिए, मांग की लोच का अनुमान लगाने के लिए, मांग की लोच का तात्पर्य में हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े हैं कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में कितना प्रतिशत जो है परिवर्तन हो रहा है, उसके अनुपात को ही मांग की लोच कहते हैं। तो इसको अनुमान लगाने के लिए मांग में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से भाग दिया जाता है, जैसा कि ये फॉर्मूला में है। मांग की लोच, मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब यहाँ माइनस जो है कीमत और मांग की मात्रा के बीच जो है ऋणात्मक संबंध को बताता है। लास्ट क्लास में आप सभी को ये प्रूफ करके मैंने बताया था कि करेंट क्वांटिटी को कैसे बेस क्वांटिटी से माइनस करना है और बेस क्वांटिटी से भाग देना है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से भाग दी जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर देखेंगे कि करेंट प्राइस में कैसे बेस प्राइस को माइनस किया जाता है और बेस प्राइस से इसको भाग दिया जाता है, साथ ही 100 से इंटू किया जाता है। तो अब ये 100 और 100 को क्या किया गया है, कैंसल किया गया है। फिर क्या है कि करेंट क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी से माइनस करने पर चेंज इन क्वांटिटी को दिखा रहा है बटा क्वांटिटी। फिर क्या है, इसमें भी करेंट प्राइस में बेस प्राइस को माइनस किए हैं तो चेंज इन प्राइस को दिखा रहा है बटा प्राइस। अब इसको जो है मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया गया है, तो यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी बाय क्वांटिटी इनटू प्राइस, नीचे से ऊपर चला गया, फिर क्या है ऊपर वाला नीचे आ गया, चेंज इन प्राइस। अब इसको क्या किए हैं कि चेंज यानी प्राइस और क्वांटिटी को एक साइडेड कर दिए हैं और चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस को एक साइड कर दिए हैं, और यही जो है आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। चलते हैं हम लोग, एक क्या कहता है न्यूमेरिकल, बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 15% गिर जाने से, एक वस्तु की कीमत 15% अगर गिर जाती है तो उसकी मांग 1000 इकाइयों से घटकर यानी बढ़कर 1200 इकाइयां हो जाती हैं। तो मांग की लोच ज्ञात कीजिए। बोल रहा है एक वस्तु की कीमत 15% गिर जाने से मांग 1000, पहले 1000 इकाइयाँ खरीद रहा होता है, लेकिन जैसे प्राइस गिर जाता है वो अपना डिमांड बढ़ा करके 1000 से 1200 कर देता है। तो मांग की लोच बताइए क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन तो हमको पता है, ऑलरेडी पता है कि ये माइनस में हुआ है, 15% गिरा है यानी माइनस में हुआ है। फिर क्या है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए जो करेंट क्वांटिटी का डिमांड हो रहा है उसको बेस क्वांटिटी से माइनस करके बेस क्वांटिटी से डिवीजन देना है यानी भाग देना है, और इनटू करना है 100 को। अब यहाँ 1200 में 1000 को अगर हम माइनस करेंगे तो मेरा कितना होगा, 200, यहाँ पर 200। उसके बाद ये हो गया 1000 और इनटू जो 100 था ये 200 में ही मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो पीछे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर ही 20,000 हो जाएगा। अब यह क्या है कि 3 जीरो और यहाँ पर जो है 3 जीरो को काट दिया गया, तो बचा कितना, 20%। अब 20%, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको पुट करेंगे, मांग की लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा
कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ पर देखिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन हम लोग अभी यहाँ पर 20% निकाल के आ रहे हैं, तो यहाँ 20%। फिर कीमत में प्रतिशत परिवर्तन पहले से ऑलरेडी 15% दिया हुआ है, तो यहाँ पर ही हम लोग क्या किए हैं कि 15% को पुट कर दिए। अब कैलकुलेशन करने पर 4/3, और इसको अगर हम लोग डिसिमल फॉर्म में लाते तो 1.33, तो ये क्या है, 1 से अधिक है। 1.33 जो है वो 1 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर ईडी ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, यानी सापेक्षता लोचदार मांग कहा जाता है। इसको हम लोग वक्र में समझेंगे कि देखिए कि प्राइस में परिवर्तन की अपेक्षा क्वांटिटी में ज़्यादा परिवर्तन है। जैसा कि अभी हम लोग देखें कि प्राइस में जो है 15%, जबकि यहाँ पर क्वांटिटी में कितना परसेंट, 20%, तो 15% से ज़्यादा है ना 20%। वही चीज़ ये बता रहा है कि प्राइस जो चेंज हो रहा है उसके अपेक्षा जो है यहाँ पर क्वांटिटी जो चेंज होगा, क्वांटिटी चेंज जो होगा वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए जो है एडी ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर है। यहाँ लिखा हुआ है कि इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से अधिक लोचदार का मतलब है 1 से ज़्यादा होना, और प्राइस चेंज इन प्राइस के अपेक्षा चेंज इन क्वांटिटी अधिक होना ही ईडी ग्रेटर देन 1 कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे ज्यामिति विधि, दूसरा विधि है। ज्यामिति विधि में क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो है डिमांड कर्व है। अब जहाँ इस इंडिफरेंस कर्व, डिमांड कर्व को या बजट रेखा को जहाँ पर स्पर्श करेगा उस बिंदु में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट में होता है, तो यहीं से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर किया जाता है। अच्छा, इसमें देखिएगा कि यहाँ जो ए बी का जो मिड पॉइंट है उससे नीचे वाले को लोअर सेगमेंट कहा जाता है, और पी से ऊपर वाले को अपर सेगमेंट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी वही है, लोअर सेगमेंट फ्रॉम आर, यानी ये जो आर है ना इसके जो लोअर सेगमेंट है तो आर बी होगा, लोअर सेगमेंट क्या होगा, आर बी होगा, और अपर सेगमेंट फ्रॉम आर यानी आर से ऊपर वाला आर बी होगा, क्या होगा, आर बी। तो यहाँ देखिए निचला भाग, तो निचला भाग क्या है, आर बी, यानी आर से नीचे वाला, लोअर सेगमेंट फ्रॉम आर बोल रहा था। उसके बाद बोल रहा है कि ऊपर का भाग, तो ऊपर का भाग क्या है, आर ए है, आर ए लिखा गया है। उसके बाद नोट में कहता है कि एक ही मांग वक्र के अलग अलग बिंदुओं पर मांग की लोच भी अलग अलग होगी या होती है। तो हम लोग चलिए यहाँ पर पहले हम लोग आर बिंदु का मांग की लोच निकालते हैं। पहला जो है मिड पॉइंट वाला का जो है मांग की लोच निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पर ईडी बराबर क्या कहता है, ईडी बराबर बोला है यानी मांग की लोच के बराबर बोला है लोअर सेगमेंट फ्रॉम आर और अपर सेगमेंट फ्रॉम आर। तो लोअर सेगमेंट क्या है, आर के जो लोअर सेगमेंट है आर बी होगा, तो यहाँ पर देखिएगा कि आर बी बैठाया गया है। फिर यहाँ पर नीचे जो है अपर सेगमेंट फ्रॉम आर बोला है तो अपर हो जाएगा आर ए, तो यहाँ देखिएगा आर ए लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर है कि जो आर है वो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं आर ए बराबर आर बी। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है आर ए बराबर आर बी। तो यहाँ पर क्या है कि आर ए के जगह पर आर बी ही को बैठा सकते हैं, क्योंकि आर ए और आर बी बराबर है। अब जब यहाँ बैठा दिए तो आर बी को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए एक बार में। तो यहाँ ईडी बराबर क्या दिखा रहा है, 1। ईडी बराबर 1 का मतलब क्या है, ईडी बराबर 1 का मतलब है कि चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस क्या है, बराबर है। तो इसलिए यहाँ जो है ये हो गया, ईडी बराबर 1 आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट में देखेंगे हम लोग, इसको मांग की लोच की श्रेणियां में भी देखे हैं पिछला वीडियो में कि कैसे जो है ईडी बराबर 1 होता है। अब यहाँ पर जो है पी बिंदु पर मांग की लोच हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पर पी बिंदु क्या है, ये है। तो फॉर्मूला तो सबके लिए सेम होगा, लोअर सेगमेंट फ्रॉम पी, तो लोअर सेगमेंट फ्रॉम पी तो यहाँ हो जाएगा पी बी, तो यहाँ देखिए पी बी लिखा हुआ है। उसके बाद अपर सेगमेंट पी, तो अपर सेगमेंट पी क्या होगा, पी ए होगा, तो देखिए यहाँ पर पी ए लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कि ए बी का लेंथ जो है 10 है, मान लेते हैं ए बी का लेंथ कितना है, ए बी का लेंथ हम लोग मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है।
अब ऐसा है कि पी बी को हम लोग मान लेते हैं 8 है, क्योंकि पी ए से पी बी का जो लेंथ है बड़ा है, तो यह हम लोग मान लेते हैं 8। क्या मान लेते हैं? 8 या 8। उसके बाद क्या है कि पी बी के जगह पर हम लोग बैठा देते हैं 8 और पी ए के जगह बैठा देते हैं 2। तो यहाँ 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ही क्या होगा? 4। तो 4 क्या है? 1 से ज़्यादा है, यानी 1 से अधिक है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है ED ग्रेटर देन 1। क्या लिखा हुआ है? ED ग्रेटर देन 1। और ED ग्रेटर देन 1 का मतलब है, लास्ट वीडियो में मांग की लोच की श्रेणियां में देखे हैं कि चेंज इन प्राइस के पीछा चेंज इन क्वांटिटी के जो बॉक्स है वो बड़ा होता है। क्यू बिंदु पर मांग की लोच कैसे निकालेंगे? तो क्यू बिंदु पर उसी तरह QB बाई QA। फिर क्या है कि यहाँ पर छोटा पड़ जा रहा है QB। यहाँ पर जैसा कि हम लोग देखेंगे कि QB का हम लोग अगर निकाल रहे हैं, QB का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा लोअर सेगमेंट QB और अपर सेगमेंट क्या हो जाएगा? QA। तो यहाँ पर जो है QB छोटा है और QA जो है बड़ा है, इसलिए यहाँ पर जो है लेस देन हो जा रहा है, ED लेस देन 1 हो जा रहा है। अब A बिंदु पर मांग की लोच अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर ED बराबर AB बटा 0। अब 0 से कोई भी संख्या को डिवीजन दिया जाता है तो नॉट डिफाइन होता है, इसको हम लोग बोलेंगे ED इज इक्वल टू इन्फिनाइट। अब यहाँ पर लास्ट B बिंदु पर अगर हम लोग निकालते हैं, B बिंदु पर मांग की लोच अगर निकालते हैं तो ED बराबर यहाँ बोला है लोअर सेगमेंट फ्रॉम B, तो B के नीचे कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि B के नीचे जो है, इसमें B के नीचे कुछ है क्या? नहीं है। तो B के नीचे कुछ नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं? B के नीचे जो है लोअर सेगमेंट B जो बोल रहा है, लोअर सेगमेंट B, वहाँ पर 0 लिखा हुआ है। उसके अपर सेगमेंट तो 20 ऊपर AB था तो AB। अब यह 0 को कोई भी संख्या से भाग दी जाती है तो 0 होता है। तो इस तरह जो है हम लोग ज्योमेट्री मेथड देखें। आगे हम लोग देखते हैं कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि का प्रतिपादक भी है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल या प्रोफेसर मार्शल हैं। अच्छा, कुल व्यय वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के आपस में मल्टीप्लाई करने से कुल व्यय पता चलता है, नहीं टोटल एक्सपेंडिचर पता चलता है। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कमोडिटी प्राइस और कमोडिटी का डिमांड, कितना प्राइस और कितना जो है उसका कमोडिटी का डिमांड किया जा रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर टोटल एक्सपेंडिचर का पता चलेगा। देखिए, अल्फ्रेड मार्शल ने डिफिनेशन दिया है, बोलता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में कितना परिवर्तन किस दिशा में होता है, इसका हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में देखेंगे। बड़ा इस विधि द्वारा मांग की लोच केवल 3 श्रेणियों का आकलन किया जाता है। अभी देखिए हम लोग ज्योमेट्री मेथड में 5 श्रेणी हम लोग पढ़े, लेकिन जो है टोटल एक्सपेंडिचर में मात्र 3 श्रेणियों का ही संदर्भित करता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा शेड्यूल से चलते हैं। शेड्यूल में कहता है कि यहाँ प्राइस कितना था 10, अब यहाँ प्राइस 9 हो जाता है। फिर पहले डिमांड कितना होता था 9, अब कितना हो रहा है 10। तो हम लोग देखे भी हैं कि लोअर प्राइस इज द हायर डिमांड एंड हायर प्राइस इज द लोअर डिमांड। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ प्राइस कमोडिटी का प्राइस और कमोडिटी का डिमांड दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 90 आ रहा है, और 9 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 90 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, इक्वल है, पहले भी 90 था और अभी भी 90 है, जबकि प्राइस में परिवर्तन हुआ है, प्राइस में कमी हुआ है, क्वांटिटी में भी डिमांड बढ़ा है, फिर भी जो है टोटल एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसको हम लोग यहाँ समझते हैं। जैसे P जो है यानी OP1 प्राइस था, तो इसका टोटल ये जो लाइन दिखा रहा है, पहले हम लोग ग्राफ को स्टडी करते हैं कि OX जो है टोटल एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करेगा और OY जो है वो प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो लाइन दिखा रहा है ये P1 और B जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर को दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर OP1 से OP2 प्राइस आ जाता है, यानी नीचे गिर जाता है, यहाँ से जो है प्राइस नीचे की ओर आ रहा है,
लेकिन फिर भी ये जो लाइन है P1B और P2C को दोनों आपस में जो है बराबर दिख रहा है। अगर प्राइस में कमी होने के बाद भी अगर ये टोटल एक्सपेंडिचर लाइन दोनों इक्वल है, उसके मतलब है कि AD इज इक्वल टू 1 होगा। जैसा कि हम लोग इसमें देखें, प्राइस में कमी होने के बावजूद भी टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, इक्वल है। उसी तरह ये जो लाइन दिखा रहा है कि प्राइस में कमी होने के बाद भी ये दोनों लाइनें क्या हैं, इक्वल है। इसीलिए AD इज इक्वल टू इकाई या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहलाएगा। दूसरा में देखिए शेड्यूल में हम लोग समझते हैं, यहाँ पर क्या है कि प्राइस क्या था 5 और डिमांड हो रहा था 7। अब प्राइस 5 से नीचे गिर गया है, 4 हो गया है, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। यहाँ 5 सते 35 और 4 दही 40। अब यह देखिए पहले के अपेक्षा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पहले के अपेक्षा अगर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो यहाँ पर देखेंगे, मान लेते हैं OP पहले प्राइस था, यहाँ था प्राइस, और उसका टोटल एक्सपेंडिचर ये लाइन है PA। प्राइस गिर करके P1 हो जाता है, OP से प्राइस गिरकर OP1 हो जाता है। तो ये लाइन PA टोटल एक्सपेंडिचर पहले था, अब टोटल एक्सपेंडिचर P1B होने लगा है। तो ये लाइन के अपेक्षा ये बड़ा है, PA लाइन के अपेक्षा P1B बड़ा है, इसलिए ED ग्रेटर देन 1। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि पहले 35 था टोटल एक्सपेंडिचर, अब कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। तो पहले की अपेक्षा अधिक है, इसलिए ED ग्रेटर देन 1 होगा। इसको बोलेंगे ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई से अधिक है। अब थर्ड हम लोग शेड्यूल देखते हैं कि प्राइस पहले 5 था, अब 3 हो रहा है। प्राइस पहले की अपेक्षा कम हो रहा है। टोटल यहाँ पर देखेंगे क्वांटिटी भी क्या है कि पहले की अपेक्षा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होना चाहिए। तो लोअर प्राइस इज द हायर डिमांड एंड हायर प्राइस इज द लोअर, तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो कर रहा है। अब यहाँ 5 8 जा 40 और 3 10 जा 30। अब देखिए कि प्राइस कम होने के बावजूद टोटल एक्सपेंडिचर घट जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए OP2 पहले प्राइस था, तो टोटल एक्सपेंडिचर P2C है। जैसे ही प्राइस जो है OP2 से OP3 हो जाता है, यानी यहाँ भी फॉल कर जा रहा है, प्राइस क्या हो जा रहा है, गिर जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ये P2C की अपेक्षा जो है P3D जो है छोटा है, कम है। और शेड्यूल भी वही बता रहा है कि पहले जो है 40 रुपया खर्च हो रहा था, अब क्या हो रहा है, 30 रुपया हो रहा है। इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग AD लेस देन 1, इकाई से कम है। ठीक है, तो इस तरह जो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग इस तरह न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और आपको न्यूमेरिकल जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से 100% आएगा बच्चों। और ज़रूर आप इस वीडियो को देखें, ये लास्ट वीडियो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। आगे आप सभी के लिए मैं सभी चैप्टर से जो है बारी बारी से बनाऊंगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।